लो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हमारे चैप्टर 8 है डायमंड प्रो सीरीज का। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे स्किप कर देते हैं इस चैप्टर को, अरे सर बहुत सिंपल है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तब वो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो बढ़िया तरीके से, तो ये वीडियो आपको देखनी ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर आपकी जो कमांड है वो बढ़िया से बन जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करे आपको ले जाता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जरूरी प्रॉपर्टीज पर, ठीक है, और वहां से हम जो चीजों को समझेंगे। हम तो जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कैसी होती है, ऐसी वेव जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन सी मतलब जैसे हमारे पास 7 टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। तो इन सातों में स्पीड जो है वैक्यूम में सबकी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सबकी अलग अलग है, बट स्पीड जो है सबकी सेम रहती है। तो स्पीड कैसी है? स्पीड सभी के लिए, ये यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। स्पीड इज कांस्टेंट for all EM wave in vacuum। कोई भी क्वांटिटी बदल रही है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है सभी का। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप मुझे बताइए किससे मिलकर के बनी है? बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो ये दोनों मिलकर जेड में ट्रैवल करेंगी। कहां ट्रैवल करेंगी? जेड में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड वाई में, तो दोनों मिलकर जेड में ट्रैवल करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इनके आगे बढ़ने की डायरेक्शन, जिसको हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कहते हैं, वो इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी और मोमेंटम दोनों होता है, इसको हम आगे एक्सप्लेन आपको करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जलेस होती है, भाई ये चीज भी हमें पहले से पता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वो ये है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये फॉर्मूला होता है, C = 1/√μ0ε0। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए जरा, ये ट्रांसवर्स वेव वाला फॉर्मूला। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने से पहले यहां पर आपका थोड़ा सा एक बेस बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इक्वेशन होगी और मैग्नेटिक फील्ड की कुछ इक्वेशन होगी। अच्छा, सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कैसे किया जाएगा। लेट्स से ये मेरे पास मैंने बना दी कि लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको देखो डायग्राम बनाना यहां पे सिखाता हूं कि फील्ड का काम कैसे चलता है, तो ठीक है। तो ये मैंने आपको बना दी, लेट्स से दिस इज एक फील्ड बना दी मैंने, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं। ये मैंने एक फील्ड बना दी, ठीक है। अब यहां पर एक दूसरी फील्ड बनाता हूं जो कि इसके परपेंडिकुलर है। जैसे ये वाली फील्ड खड़े में है, वर्टिकल है, तो दूसरी फील्ड बना रहा हूं जो कि हॉरिजॉन्टल लेटे में होगी, ठीक है। ये लेटे में हो गई, ठीक है। ये फील्ड मैंने बना दी। अब यहां पर ये इसके वाइब्रेशन हो गए, ये इसके वाइब्रेशन हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इस तरीके से दो फील्ड होती हैं, और दोनों फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे एक फील्ड वर्टिकल हो गई, मतलब खड़े में, एक फील्ड लेटे में हो गई। अब ये दोनों मिलके एक साथ आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अब यहां पर हमें एक्सिस भी बनानी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक्सिस हो गई, ठीक है, लेट्स से यहां पर मैंने ये एक्सिस अभी कुछ नहीं बनाया, मैंने कहा कि लेट्स से ये मेरे पास देखो दो फील्ड हो गई। कौन सी फील्ड कौन सी है इससे अभी मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए ये देखो, ये मेरे पास लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये मेरे पास इन दोनों जिस डायरेक्शन में मिलकर के जा रही हैं ये उसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक चीज हमेशा याद रखो, कभी बच्चों ऐसा नहीं होता कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ऐसा नहीं है। हम किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि लेट्स से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो ये दोनों मिलकर कहां जा रही होंगी? जेड एक्सिस में जा रही होंगी, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को आप आई कैप भी बोलते हो, वाई एक्सिस को आप जे कैप भी कहते हो,
ठीक है, और जेड एक्सिस को आप के कैप भी कहते हो। ठीक, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप ये बता दीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मतलब ये दोनों वेव अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो आप ये बताइए कि दोनों फील्ड मिलकर किस डायरेक्शन में जा रही है इनकी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप यहां पर समझेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां पे सीधे मैं आपको क्वेश्चन पे ले चल रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन का हमें कैसे बतानी है, इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E वेक्टर एंड B वेक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से दी जाती है। किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर, अभी ये बात मुझे समझ में नहीं आई, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अगर आप E क्रॉस B करेंगे तो यहां पर आंसर आएगा V यानी वेलोसिटी। ठीक है, अब आप यहां पर इतने होशियार तो आप लोग हो कि अगर मैं I क्रॉस J लिखता हूं तो वो होता है K, J क्रॉस K लिखता हूं तो वो होता है I, और K क्रॉस I लिखता हूं तो वो होता है J। समझदार हो, I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, ठीक है, और K क्रॉस I J। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में चले गए, जैसे कि J क्रॉस K कर गए, उल्टा चले गए, एंटी क्लॉकवाइज चले गए तो आएगा माइनस का I। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चले गए K क्रॉस J तो आएगा माइनस का J क्रॉस I लिखना चाहिए मुझे, J क्रॉस I, तो तीसरा वाला क्या बचा है K, तो बोला माइनस का K। ठीक है, नाउ K क्रॉस J माइनस का I। अगर आप देखो K क्रॉस I क्या है J, तो I क्रॉस K करोगे तो बनेगा माइनस का J। ठीक है, बस ये कहानी अगर आप याद रख गए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना, बस आप इसको याद रखना। अब क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बताते हैं, जरा यहां पर देखो, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, कोई आपके साथ टाइम पास नहीं करूंगा फालतू। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ देखो जरा, जैसे मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन मिल गया, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन मीडियम, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है, जिसकी वेलोसिटी है v इज इक्वल टू वी आई कैप। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है ये आई कैप में है। तो सबसे पहले आप और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ड्रॉ स्केच, आप एक डायग्राम बनाओ जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई जा रही हो और जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई जा रही हो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक बहुत ही बेसिक सा काम करना है कि आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि मैं यहां पर जो है, मुझे नहीं पता कौन सी फील्ड कौन सी है, मुझे नहीं पता कि कौन इलेक्ट्रिक फील्ड है और कौन मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे जो पता है ना वो चीज मैं अभी आपको बताऊंगा कि मुझे करना क्या है, वो चीज मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी फील्ड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मुझे बस एक चीज पता है कि भाई साहब मुझे दोनों टाइप के वाइब्रेशन बनाने हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूं कि लेट्स से ये एक टाइप के वाइब्रेशन, ये वर्टिकल वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड के, ये मेरे को जानकारी नहीं है, ये तो मैं अभी फॉर्मूले से पता करूंगा। अब दूसरी जगह मैंने क्या रिप्रेजेंट, ये दूसरी जगह मैंने बना दिया एक और फील्ड, और इस एक और फील्ड को मैं यहाँ पर ग्रीन से ही दिखा देता हूं। ठीक है, ये इसके वाइब्रेशन हो गए, ये इसके वाइब्रेशन हो गए। ठीक है, अब बार बार हम यही वाइब्रेशन को यूज करेंगे। नाउ अब यहां पर जो है ये देखिए, एक्सिस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक्सिस में काम चल रहा है। ये देखिए, ये मेरे पास अभी कौन एक्स है, कौन वाई है, कौन जेड है, ये नहीं पता। ठीक है, नाउ ये हो गई मेरे पास, देखिए अब 3 एक्सिस। अब सारा खेल चलेगा इसके हिसाब से, सारा खेल किसके हिसाब से चलेगा, सारा खेल अब इसके हिसाब से ही चलेगा और किसी के हिसाब से नहीं। देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि वेलोसिटी कहां है, आई कैप में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां जा रही है, आई कैप में। तो मैं क्या यहाँ पे क्या लिखूंगा कि वेलोसिटी कहां है, बोला आई कैप में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये तो उसने मुझे लिख के दिया था, तो मुझे क्या करना है, मैं खुद से पूछूंगा कि वेलोसिटी जो है कैसे मिलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करने से मुझे मिलती है वेलोसिटी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी कौन सी एक्सिस में, आई कैप में। तो आप मुझे बताओ कि किसका किससे इंटू होता है, तो आई कैप आता है। तो मुझे यहां पर बताया कि आई जे के, तो अगर मैं जे क्रॉस के करूंगा, जे का के से क्रॉस करूंगा तो मिलेगा आई कैप। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पहले नंबर पे, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा दूसरे नंबर पे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, जे कैप में,
तो अगर मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है तो मैं इसको यहां पे जे कैप लिखूंगा, अगर मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है तो मैं इसको यहां पे के कैप लिखूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डायरेक्शन बता दी। हाँ सर डायरेक्शन बता दी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, बोला किसका किससे इंटू किया जाए कि आई कैप आ जाए, तो जे का के से कर दो, आई कैप आ जाएगा। अगर वो बोलता कि यहाँ पे माइनस आई कैप होता तो हम पूछते कि भाई किसका किससे इंटू किया जाए कि माइनस आई कैप आ जाए, तो उसके हिसाब से डायरेक्शन चलती। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए आपने ये कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है, तब आपको आइडिया लगेगा कि ये कैसे होने वाला है। चलो अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूं कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं, लेट्स से क्वेश्चन में चेंज होके आता और चेंज होके क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा जाता कि जो वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये ट्रैवल कर रही है लेट्स इन जे कैप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जे कैप में ट्रैवल कर रही है। तो भाई साहब बताइए जरा क्या होने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जे कैप में ट्रैवल कर रही है तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना होता है कि आपने फील्ड बना ली। ठीक है, हमें नहीं पता येलो वाली कौन सी है, ग्रीन वाली कौन सी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस इतना दिया गया कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहां है, तो हमें दे दिया जे कैप में, तो हम इसको जे कैप बोलेंगे। ये मत बोलना कि सर जे तो ये होता है, अरे नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर दोगे। जे कैप मतलब यहीं पे बनाना है आपको। सर देखो ऐसा नहीं होता कि आई यहीं पर है, नहीं, जहां आप लिख दोगे वहीं पे होता है। आई जे के बस तीनों के म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए और वे तीनों एक्सिस हैं। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखिए जरा, तो अब आप यहां पर इन दोनों एक्सिस को डिसाइड करना है कौन कौन सी होगी। तो हमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन कैसे पता पड़ेगी, ई क्रॉस बी इज इक्वल टू बी। नाउ अब वेलोसिटी कहां है, बोला जे कैप में। तो आप ये बताइए किसका किससे इंटू किया जाए कि जे कैप आ जाए, तो आई जे के, किसका किससे इंटू किया जाए, तो बोला के का आई से कर दो, तो के क्रॉस आई। इसका मतलब ये, तभी तो जे मिलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए कहां पे, के कैप में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया और उसके बाद में के कैप लिख दिया, 100% सब सही हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कहां होनी चाहिए फिर, आई कैप में, तो इसका मतलब आपने यहां पे लिख दिया आई कैप, बोला ये सब सही हो गया, बस हो गया खत्म, हो गया खत्म, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अच्छा बोला सर ये ठीक है। अब मान लीजिए सर अगर ऐसे दिया जाता, सर अगर यही क्वेश्चन मुझे ऐसे दे देता तब मैं क्या करता, लेट्स से ये तो पिछले वाले का हो गया, अब मैं हटा रहा हूं उसको। नाउ अब देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे दे देता कि यहां पे लिख देता माइनस के कैप, यहां लिख देता माइनस के कैप, अब बताओ जरा अब क्या होगी डायरेक्शन, अब क्या होगी डायरेक्शन। तो अब देखिए अब क्या करने वाले हैं बताइए जरा, अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए तो ई क्रॉस बी इज इक्वल टू वी वेक्टर। अब देखना, अब ई क्रॉस बी आपको क्या दे दिया कि वेलोसिटी कहां है, के कैप में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माइनस के कैप में जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी करो आंसर माइनस के कैप आना चाहिए। तो हमसे कह दिया कि माइनस के कब आता है, आई जे के, तो अगर आई क्रॉस जे कर रहा हूं तो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलो, जे क्रॉस आई करो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जे कैप में और मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए आई कैप में। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जे कैप में और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड हो गई आई कैप में। बस अब इस तरीके से जो है हम डायरेक्शन बता सकते हैं। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। हाँ सर अब तो मुझे समझ में आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बताता हूं, उसको ट्राई कर लीजिए तो समझ लो आपका काम हो जाएगा। अब सर ने तो कराया था ऐसा और मान लो कि पेपर में आ गया ऐसा, हम इसको सभी बच्चे जो है ट्राई करेंगे। क्या लिखा गया है इस क्वेश्चन में उसको जरा यहां पर देखेंगे। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां लेते हैं वो समझ लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां लेते हैं वो समझो। आप ऐसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पेपर है, आप ऐसे मान के चलो कि ये मेरे पास ना एक पेपर है। ठीक है, ये मान लो कि ये मेरे पास एक पेपर है, तो हम भले ही बोर्ड पे ऐसे दिखाते हैं, हम बोर्ड पे दिखाते ऐसे हैं कि ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ऐसे नहीं होता, होता कहां है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये देखो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, अंदर की साइड हो गया नॉर्थ और बाहर की साइड हो गया साउथ। मतलब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ अंदर की साइड है और बाहर की साइड साउथ है। ठीक है, तो इसका मतलब अंदर की साइड को मैं क्या बोल दे रहा हूं, अंदर की साइड बोल रहा हूं माइनस के कैप, माइनस जेड एक्सिस। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब यहां पे जो वेलोसिटी दी गई है दैट इज माइनस के कैप। ठीक है, अच्छा
इज ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ऑसिलेट कर रही है? कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। देखो उसने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, इज ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अप एंड डाउन है। अप एंड डाउन है मतलब कहां है? ऊपर नीचे। और जनरली ऊपर नीचे कौन सी एक्सिस दिखाई जाती है? बोला वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कहां है, बोला अप एंड डाउन, मतलब जे कैप में दिखाई गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो। तो हम तो बता देंगे वेलोसिटी अगर ये जे कैप में है, अप एंड डाउन का मतलब जे कैप हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे? बता देंगे। तो E क्रॉस B इज इक्वल टू होता है V वेक्टर। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में, अप एंड डाउन मतलब जे कैप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है माइनस नॉर्थ में, मतलब माइनस के में, नॉर्थ का मतलब क्या है? अंदर की साइड जा रही है, माइनस के में। ठीक है, तो अब बताओ जरा क्या होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन? तो I J K। तो क्या करें बताओ, J का I से करेंगे तो अपने आप देखो I क्रॉस J होता है K, J का I से करेंगे तो अपने आप क्या मिल जाएगा? माइनस का K। ठीक है, तो ये हमारे पास J का I से मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन I कैप मुझे मिल गई। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बताओ जरा, अब कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दिया, बट अगर आप जो है थोड़ा भी दिमाग को खुला रखते हैं तो आप इसका आंसर दे पाओगे। हाँ सर, हम बिल्कुल दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जरा, अब अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो चलो अब मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट पे ले जाता हूं और आपको यहां पर यह बताता हूं कि भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पर यह समझा दूं कि अभी अभी हमने ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान के चलो कि यहां पर मैंने आपको ये बता दिया, सब हटा देता हूं ना, अब इसकी कोई नीड नहीं है। देखो ये बीच वाली लाइन हटा के अच्छा नहीं किया, ये बढ़िया लग रही थी। ठीक है ना, देखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक चीज की तारीफ करनी होगी। वो तारीफ ये है कि देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये देखो एक ही टाइम पे जीरो हो रही हैं, फिर एक ही टाइम पे दोनों मैक्सिमम, फिर अगेन जीरो, फिर अगेन मैक्सिमम, फिर अगेन जीरो। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ पे जीरो होती हैं, एक साथ में मैक्सिमम। तो यहां पर आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब है भाई इन सबका एंगल सेम है। ठीक है, ना तो कोई लीड कर रहा है और ना ही कोई लैग कर रहा है, तो आर इन सेम फेज मतलब फेज डिफरेंस कितना है दोनों वेव्स के बीच में, दोनों फील्ड के बीच में? बोला 0 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम बात करें एनर्जी इन बोथ वेव्स इज सेम, एनर्जी इन बोथ वेव्स इज सेम। एनर्जी तो दोनों वेव में सेम है, बोथ वेव्स इज सेम। ठीक है, इसको हम एनर्जी डेंसिटी कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एनर्जी डेंसिटी इन बोथ वेव, दोनों वेव में जो एनर्जी डेंसिटी है वो सेम है। ठीक है सर, ये बात भी मुझे क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं दोनों के एम्पलीट्यूड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हाइट होगी वो ज्यादा जाएगी। यानी देखो जब भी वाइब्रेशन होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ज्यादा होने वाली है। तो इसको हम बोलते हैं E इज इक्वल टू बी सी, E इज इक्वल टू बी सी। और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, C है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर हम B इज इक्वल टू भी लिखना चाहें तो ये E बाय C हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या है, बोला ये है। अगर मैं इसी को एम्पलीट्यूड मतलब इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है उस टर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिखता हूं E नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना, ये फॉर्मूले आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर दूसरे क्वेश्चन पे ले जाता हूं तो यहां पर आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर क्या ले चलता हूं, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उसको सीखिए। अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो आप यहां पर हेडिंग बनाएंगे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्या बनानी है हेडिंग? इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑल्दो मैं सारी चीजों को स्लाइड में रेडी करके लेके आया हूं, बट मैं आपको थोड़ा सा हाथ से सिखाना चाहता हूं सो दैट आपको जो है ज्यादा क्लैरिटी हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखी जाती है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, नाउ यही इक्वेशन में आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है
E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो घबराना मत, एक ही बात है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये इक्वेशन में प्लस छोड़ो कैसे भी लिखा जा सकता है। लेट्स से प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है सर, वो कैसे, मैं आपको यहां पर बताता हूं। अगर आपको बीच में प्लस लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है वेव जा रही है नेगेटिव एक्सिस में। कहां जा रही है? नेगेटिव एक्सिस। वेव कहां जा रही है? वेव इन नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, ये आपको सीधे ध्यान रखना है। अगर बीच में माइनस लगा मिल गया तो वेव जा रही है पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव एक्सिस में जा रही है। अगर के एक्स लिखा मिल गया तो ये है इन एक्स एक्सिस, वेव जा रही है इन एक्स एक्सिस। कहां जा रही है वेव? तो वेव जा रही है वेव इन एक्स एक्सिस, वेव इन एक्स एक्सिस। के साथ जो चिपका है वेव उसी डायरेक्शन जा रही है। अगर यहाँ पे के वाई लिखा मिल गया तो वेव कहां जा रही है? वेव जा रही है वाई एक्सिस में। कहां जा रही है? वाई एक्सिस में जा रही है। वेव कहां जा रही है? वाई एक्सिस में जा रही है। अगर यहाँ पे के साथ जेड लिखा मिल गया तो बताओ वेव कहां जा रही है? बोला सर वेव जा रही है जेड एक्सिस में। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन बतानी है तो के साथ क्या चिपका है आप वो बताएंगे। के साथ क्या चिपका है उसको देख के आप डिसाइड करेंगे। तो अगर मान लीजिए यहां पर ऐसे लिखा है, ये इक्वेशन बन गई, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन, यहां लिखा हुआ है के वाई माइनस ओमेगा टी। है सर, आपने तो कहा था ओमेगा टी पहले आएगा, मैंने कुछ नहीं कहा, कहीं भी आ सकता है, वही चीज तो मैं बता रहा हूं, तभी तो मैंने उल्टा करके लिख दिया। अच्छा, ये लिख के आ गया। चलो जनरली मैं आपको ऐसे लिख देता हूं, ओमेगा टी माइनस के वाई, के जेड लिख देता हूं। ठीक है नाउ, ठीक। अब आप मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे बता दिया बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। ठीक है, ये बता दिया। तो आप दोनों इक्वेशन को देख के आप मुझे ये बताइए कि इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है कि वेव की? नहीं सर, वेव की। ठीक है, तो ये बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां जा रही है? बोला जेड लगा है के साथ, तो बोला जेड एक्सिस में। माइनस लगा है तो इसका मतलब है प्लस जेड एक्सिस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लस जेड एक्सिस में जा रही है। लेकिन सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में या तो आपको ऐसे एक्स लिख के देगा, ठीक है, या पीछे जो है आपको आई कैप, वाई कैप, जे कैप ऐसे कुछ लिख के देगा। ठीक है, तो हमने लेट्स से अगर ये पीछे आई कैप, जे कैप, के कैप लिखा हुआ है तो ये समझ लेना कि ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, लेकिन के साथ जो चिपका है, के साथ जो चिपका होता है वो बताता है आपको एक्चुअल में किसकी डायरेक्शन? वो बताता है आपको वेव की डायरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन। आई कैप जे कैप नहीं लिखा तो यहाँ पे एक्स या वाई लिख के देगा, जेड लिख के देगा, जो भी है। अच्छा, यहाँ पे जो के होता है, के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ध्यान रखना है इसको हम बोलते हैं वेव वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेव वेक्टर। ठीक है, वेव वेक्टर। ठीक, और ओमेगा क्या होता है? अच्छा, फॉर्मूला एक और, ओमेगा इज इक्वल टू केसी होता है, इसको याद रखिएगा। ओमेगा क्या होता है भाई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, और ओमेगा की वैल्यू तो आप जानते ही हो, 2 पाई न्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 पाई न्यू। ठीक है, इन फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए। अब आपसे यहाँ पर क्या क्या चीजें पूछी जाती है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा उस पर जो है हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाने वाला है उसको जरा हम ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, ऊपर की साइड हम आ जाते हैं। देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पर, इसको जरा ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, और यहाँ पर आपको इक्वेशन वगैरह भी लिखनी पड़ती है। तो देखो क्या लिखा गया है, द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। कह रहा है कि भाई ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको कैसे दी जा रही है। सुनिए, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको रिप्रेजेंट की जा रही है इस तरीके से। मतलब आप सीधी सीधी बात समझो कि मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आपको ये दे दी गई, तो आपको ये बताना है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको पहले वेवलेंथ निकालनी है और राइट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बतानी है। सबसे पहले तो चलो मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। बताओ जरा मुझे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां जा रही है। तो आप यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। बोला बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, प्लस भी हो सकती थी, माइनस भी हो सकती थी, कुछ भी। तो आप यहां पर ये समझिए कि साइन के पहले जो लिखा है वो होता है बी नॉट। तो साइन के पहले, यहाँ पे साइन के पहले जो लिखा गया है वो है बी नॉट। मतलब यहाँ पर बी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी दी गई है यहाँ पर क्वेश्चन में, 8 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये टेस्ला में ही होगी, पीछे टेस्ला लिखा है। अब इसके बाद आप यह देखो कि टी के साथ जो चिपका है वो ओमेगा है, तो टी के साथ यहाँ पे चिपका है वो ओमेगा है।
तो टी के साथ जो चिपका है वो ओमेगा है और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू 10⁻11 दी गई है और इसकी यूनिट में रेडियन पर सेकंड लेता हूं। ठीक है, अब देखिए जरा x के साथ जो चिपका है वो k है, तो यहाँ पे x के साथ जो चिपका है वो k है, तो k की वैल्यू ये यहाँ पर दी गई है, दैट इज 300 पाई। अब मुझसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो आप मुझे बताइए। सबसे पहले आप ये बताओ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे x लिखा है k के साथ, तो इसका मतलब है x एक्सिस में जा रही है, लेकिन प्लस लिखा है तो मैं बोलूंगा माइनस x एक्सिस में जा रही है। मतलब वेलोसिटी की अगर बात करूं तो ये हो जाएगी माइनस x एक्सिस। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये डायरेक्शन होगी। नाउ अब देखिए जरा पूछा क्या जा रहा है तो वो समझ लेते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो भाई ऐसे सोचो ना कि वेवलेंथ निकालना है तो यहीं से निकाल लोगे वेवलेंथ आप। तो देखना k इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, हाँ सर होता है, इज इक्वल टू में 3 पाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे पाई से पाई कट जाएगा 2 से, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/150 मीटर। तो ये हो गई हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू। ध्यान रख लोगे आप इसको, ध्यान रख लोगे आप इसको। हाँ सर मैं बिल्कुल पक्का इसको ध्यान रख लूंगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, नाउ अब यहां पर देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड तो y एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में होगी वो तो हम अभी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे पहले ई नॉट की वैल्यू तो निकाल लो। तो ई नॉट की वैल्यू सर मैं निकाल लेता हूं, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। तो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी दी गई है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, और सी की वैल्यू कितनी दी गई है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये इलेक्ट्रिक मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो इतनी होती है। अच्छा 8 से 24 2400 और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। नाउ तो ई नॉट की ये वैल्यू आ गई, ई नॉट की ये वैल्यू आ गई जिसको आपको अच्छे से ध्यान देना है और बढ़िया तरीके से समझते हुए चलना है। ठीक है सर, ये बात तो मुझे क्लियर हो गई। अब जो है मैं आपको यहां पर ले चलता हूं। अब मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो आप मुझे ये बताओ चलो मैं इक्वेशन लिख देता हूं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख रहा हूं, ये सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, तो ये देखना क्या होगी, ई नॉट की जगह लिख गया 2400। ठीक है, इसके बाद साइन की जगह साइन आ गया। अब ओमेगा टी मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 11 चलेगा, और ये टी प्लस 300 पाई यानी के एक्स ये चलेगा। अब मुझे क्या करना है, मैंने ई नॉट निकाल ली। अब मुझे ये करना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड मुझे वाई एक्सिस में दी है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है वो माइनस एक्स। तो आप यहां पर डायरेक्शन तो डिसाइड करोगे, तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी। अब ध्यान से देखना, मुझे वेलोसिटी कहां दी है माइनस एक्स एक्सिस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां दी है, देखो के साथ जो चिपका है वो एक्स है, मतलब एक्स एक्सिस में वेव जा रही है, प्लस लगा है तो माइनस एक्स में, तो वेलोसिटी जो है वो है माइनस आई कैप। ठीक है, वेलोसिटी कहां है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइनस आई कैप में जा रही है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, बोला क्या, बोला जे कैप में दे रखी है। तो बताओ किससे इंटू कर दूं, आई जे के, किससे इंटू करूं जे का, कि भाई साहब वो माइनस आई आ जाए। तो अगर आई क्रॉस जे करता हूं तो के आएगा। ठीक है, जे क्रॉस के करता हूं तो ये आएगा। तो माइनस आई चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज भागो, के क्रॉस जे करो, और के क्या बताता है जेड एक्सिस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, बोला जेड एक्सिस में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जेड एक्सिस बता दिया और पीछे लिख दो यूनिट वोल्ट पर मीटर। नाउ तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बता दी है। चलो आपको यहां पर एक और क्वेश्चन करवाता हूं, तो आपको क्लियर कट आइडिया लगेगा कि सर आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, नाउ एक और इक्वेशन आपको यहां पर सॉल्व करवाता हूं, तो आपको यहां पर लग जाएगा बढ़िया सा आइडिया। ठीक है, ये कंडीशन आपको यहां पर बना करके दी गई है। अब आपसे यहां पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वाई एक्सिस में, देखो उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, बोला वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, ये इक्वेशन लिख करके दे दी गई है। अब आपसे कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ तो पिछले वाले की तरह, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला के की वैल्यू आपको दी है ना 300 पाई, तो के इज इक्वल 2 पाई बाय लैम्डा लगाओगे तो वेवलेंथ की वैल्यू तो जो है वापस से 1/150 आ जाएगी, और ये इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। ठीक है, नाउ इसके बाद मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन अगर मैं यहां पर आपसे बनवाना चाहूं तो आप कैसे बनाओगे, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। भाई कुछ भी के वाई के जेड कुछ भी दे सकता था, जो हमें जो दिया उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। नाउ अब ध्यान से देखना, ई नॉट की वैल्यू गिवन है, हाँ सर ई नॉट की वैल्यू तो गिवन है, कितनी है ई नॉट की वैल्यू, ये 30 वोल्ट पर मीटर।
ठीक है ना। अब मुझे बी नॉट की वैल्यू चाहिए होगी, तभी तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखूंगा। तो बी नॉट इज इक्वल टू होता है ई नॉट बाय सी। तो ई नॉट की वैल्यू 30, सी की वैल्यू 3 × 10⁻8, तो ये बन जाएगा मेरे पास 10⁻10 और ये -8 10⁻7 और ये टेस्ला। ना अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में लिख दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं है, ठीक। तो लेकिन उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए एक काम करूंगा, मुझे यहां पर पहले डायरेक्शन पता कर लेता हूं। तो E क्रॉस B, आप मुझे बताओ कि भाई साहब वेलोसिटी कहां है। तो वेलोसिटी कहां है, बोला ये जा रही है -x एक्सिस में, तो वेलोसिटी है -i कैप में। तो वेलोसिटी की जगह लिखा -i कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है j कैप में, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक y एक्सिस मतलब j कैप। तो आप ये बताओ कि i j k, मैं j का किससे इंटू करूं कि माइनस का k आ जाए, ठीक है। तो आप माइनस का i आ जाए। देखना, अगर मैं j क्रॉस k करता हूं, बताओ जरा, j क्रॉस k करता हूं तो मुझे बताइए क्या आएगा। सर i क्रॉस j होता है k, j क्रॉस k होता है i, और तो j क्रॉस k करने में तो i आ रहा है, इसका मतलब मुझे j क्रॉस माइनस का k करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के ये काम बनेगा, ठीक। तो मैं इसको क्या करने वाला हूं भाई, माइनस का k ही तो करना पड़ेगा। यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माइनस के i में जा रही है, तो मुझे, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे y दी गई है यानी j कैप, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का k करना पड़ेगा। देखो j क्रॉस k होता है i, मुझे चाहिए माइनस का i, तो j क्रॉस माइनस का k ही तो करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में ऐसे लिखूंगा, E इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, x है तो ये हो गया x। नाउ अब ये देखिए b इज इक्वल टू, यहां पर क्या करूंगा, ये मैं अभी बताता हूं उसको, बी नॉट की जगह मैं लिख दूंगा, बताइए जरा, बी नॉट की जगह मैं लिखूंगा 30 नहीं आ रहा है, 10⁻7 आ रहा है, -7, और ये बन जाएगा साइन, ये बन जाएगा ओमेगा टी की वैल्यू जो भी दे रखी है 2⁻11 t प्लस 300 पाई, और ये x की जगह, चलो मैंने क्या दे के रखा है x की जगह पे, तो x, और यहां पर जो माइनस k कैप आ रहा है ना, तो यहां लिख देता हूं माइनस का k कैप। बस इस तरीके से आपने कर दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आ गई, माइनस का k कैप। मतलब आप यहां पर z एक्सिस भी लिख के काम चला सकते हो, पीछे लिख दिया आपने माइनस का k कैप। तो भाई साहब आपका काम जो है सतर हो गया, 1 नंबर आपको जो है 2 नंबर में जितने में भी पूछे जाए वो आपको मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे आपको ये इक्वेशन दे दी गई और आपसे यहां पर पूछ लिया गया कि वेव वेक्टर की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बताइए, वेव वेक्टर की, यानी के की वैल्यू आपको बतानी है। ये इक्वेशन बना के दे दी गई और कह रहा है के की वैल्यू बताइए। तो हम के की वैल्यू कैसे बताएंगे, उसको बताने के लिए आप एक काम करते हैं कि यहाँ पर ओमेगा का फॉर्मूला तो पता है मुझे, ओमेगा इज इक्वल टू के सी होता है, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है भाई, देखो टी के साथ जो चिपका है वो ओमेगा है, तो 6 × 10⁸ ओमेगा है, ठीक है। के सी की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की 3 × 10⁸। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो के की वैल्यू जो निकल के आ रही है दैट इज आपका 2 मीटर इनवर्स, ठीक है। मीटर इनवर्स क्यों, इसलिए सर मीटर इनवर्स इसलिए क्योंकि अगर आप यहां पर ध्यान से देखें के का फॉर्मूला होता है 2π/λ, ठीक है। अब 2π की यूनिट रेडियन होती है, ठीक है, जिसको हम जनरली कई बार नहीं भी लिखते, लैम्डा की यूनिट मीटर जो कि ऊपर जाके मीटर इनवर्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मीटर इनवर्स हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे मिल जाता है कि ये मेरे पास जो एक रिफ्लेक्टिंग वॉल है, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है कुछ इस प्रकार से, ये जो है टकराएगी और टकरा के यहाँ पर मैं कहूंगा कि लौट जाएगी, ये ऐसे लौट जाएगी मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए इस वाली वेव की इक्वेशन आपको दे रखी थी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, ये लिख के दे रखी थी। तो जब रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ये इंसिडेंट के लिए है, इंसिडेंट में क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माइनस के जेड में यानी कि प्लस के जेड में जाए, प्लस जेड एक्सिस में जा रही है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होके आएगी तो बीच वाला, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाती है तो डायरेक्शन पलट जाती है ना, तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो इक्वेशन जो है ये बन जाएगी, E इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, बस डायरेक्शन बदलेगी तो प्लस का के जेड हो जाएगी, ठीक है, यानी माइनस से प्लस हो गया रिफ्लेक्टिंग वेव वाले केस में, ठीक है। आप इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो अब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप बढ़िया समझ लेना। अब देखिए जरा कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर से दे सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए और मुझे बताइए कि हाँ सर ये कुछ तो नया है, ठीक है, हमने ये प्रैक्टिस नहीं करे थे। नाउ अब ध्यान से देखिए जरा
कि क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। तो हम सब में जो है हिट एंड ट्राई करेंगे। तो और मैं जैसे मान के चलो अब ओमेगा की बात कर रहा हूं, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, और फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकता हूं c बाय लैम्डा। तो इसमें तो वेवलेंथ बच रही है, तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। के स्क्वायर ओमेगा करूंगा तो k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, और ये बन गया 2 पाई c बाय लैम्डा। तो ये भी जो है लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। अब इसी तरीके से मैं आ जाऊंगा k बाय ओमेगा, तो k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, और इसकी ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई c बाय लैम्डा, ऊपर जाके लैम्डा अपॉन 2 पाई c बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं चेक करूं तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन c, इसके अंदर वेवलेंथ नहीं आ रही है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ 1 अपॉन c बच रहा है, इसमें तो बचेगा, इसमें ही बच जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा नीचे बच रहा है, तो ये हमारा फिर से करेक्ट आंसर हो गया। तो ये जो है हमारा सही आंसर है, इसको याद रख लेना है। ये इसमें वेवलेंथ नहीं बच रही है, तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए जरा मुझे जल्दी से एक बार मुझे बता दो कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि हाउ आर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू वेलोसिटी, है ना। कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कैसे कनेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होती है c, तो E नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, ऐसे कनेक्टेड है। E नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी, ये आपको लिख के चले आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्या है, जरा यहां पर नजर बनाइएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो आपको ये क्वेश्चन मिल गया, अब इसका जवाब आप लोग मुझे देना। सबसे पहले मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं कि भाई साहब ये जान लो कि आपसे क्या कह रहा है, अगर E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताओ इसमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि ये किसका फॉर्मूला है, 1 बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट रूट के अंदर, इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, तो वो समझने के लिए हम काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, मेरे दिमाग में ये चीज हिट कर रही है कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगी c, ये हो जाएगी 1 अपॉन c, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन c। अब देखना E बाय बी इज इक्वल टू होता है c इंटू में c, तो भाई ये c से c कट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो ये वाली जो क्वांटिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में, किसी मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या हो जाती है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है v इज इक्वल टू स्पीड इन एयर या वैक्यूम अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। आप इसको जो है ध्यान रखेंगे, ठीक, किसी मीडियम के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएंगे। अब ऐसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसका आंसर आपको देना होता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेंगे। वैसे तो मैं आपको बता देता हूं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इससे नहीं निकालते हैं, इससे निकालते हैं। आगे आपको यहाँ पर लिख के दे रहा है कि भाई साहब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आपको ये ई नॉट की वैल्यू देके रखी है 3 - 6 टेस्ला, ठीक है। आपसे कह रहा है कि भाई आपको एक काम करना है, आपको निकालना है इफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है, तो आप लोग निकाल सकते हैं बी नॉट इंटू सी करके, ठीक है। तो बी नॉट इंटू सी करेंगे तो ये 900 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एक्स एक्सिस में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ये कमेंट सेक्शन में आपका होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दो, फिर मैं आपको बता देता हूं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस यानी आई कैप में है तो किसका किससे इंटू करूं, आई जे के, तो जे का के से क्रॉस कर दोगे, तो मिल जाएगा आई, तो जे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वाई एक्सिस, और के हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड यानी जेड एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ने पर आपको और कितने और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग जरा यहाँ पर याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ पाथ डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना होता है, तो पाथ डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है 0। पाई बाई लगा के मत चले आना, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। पाथ डिफरेंस पूछे, फेज डिफरेंस पूछे, एक ही बात है।
अब देखो, अब मैं यहां पर आपको ले चलता हूं काफी इंपॉर्टेंट बात पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। जैसे हमें पता है कि भाई साहब हमारे पास टोटल कितनी वेव है, तो सर हमारे पास टोटल 7 टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, और वो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती हैं, उन सबकी हमें वेवलेंथ और सबकी फ्रीक्वेंसी याद रखनी है और उन सबके यूजेस याद रखने हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है आपको यूजेस याद होंगे, आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी, और अगर याद नहीं है तो एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मैं आपको यहां पर प्रैक्टिस करवा देता हूं, देख लेता हूं कि आपको कितनी चीजें याद है। सबसे पहले हमारे पास टोटल कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो याद रखो हमारे पास टोटल 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, ठीक है, विजिबल रे, ये हमारी आंखों के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड, ठीक है, इसके बाद कौन सी है बोला माइक्रोवेव, तो सर माइक्रोवेव, ठीक है, और इसके बाद कौन सी है बोला रेडियो वेव। ठीक, इसके बाद हम लोग ये समझ लेते हैं रेडियो वेव है। अब ये 7 वेव्स हो गई, इन 7 वेव की आपको सभी वेव की फ्रीक्वेंसी याद होना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर एक रफ वैल्यूज यहाँ पर लिख करके दे रहा हूं कि किसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किसकी वेवलेंथ क्या है। ठीक है, नाउ तो रफ वैल्यू देखो बच्चों मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको किसी किताब तक में नहीं मिलती है ना, वो भी वेरी कर जाती है। ठीक है, तो एक रफ एक रेंज होती है इनकी, क्या होती है एक रेंज। ठीक है, तो गामा रे की फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं तो फ्रीक्वेंसी होती है 10 टू द पावर, देखना 22 से 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज। ठीक है, 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज में चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये 10 की पावर में सब लिखा हुआ है, ये सब 10 की पावर में जाएगा, तो 22 से 18, 20 से 16, ठीक है, हर्ट्ज में चल रहा है। ठीक, इसके बाद 16 से 14, 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 14। ठीक, इसके बाद यहां पर ये 14 टू 14, 14 टू 14, इसके बाद 14 टू 11, 14 टू 11 हो गया, 11 टू 9, ठीक है, और ये 9 टू 5 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब ये 10 की पावर में है। ये सब कुछ कैसा है, ये सब कुछ है 10 की, ये सब कुछ कैसे लिखा हुआ है, ये सब 10 की पावर में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ जाओगे ये सब कैसे लिखा हुआ है, ये सब 10 की पावर में लिखा हुआ है। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है बट आप लोग जो है इसको समझ जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो 10 की पावर 11, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, 10 की पावर 55। ठीक है, याद रखो क्या 22 से 18, 20 से 16, 16 से 14, 14 से 14, 14 से 11, 11 से 9, 9 से 5। बस ये ऐसे फ्रीक्वेंसी मैंने याद कर ली। याद कर लोगे एक बार फिर से आप, तो बस ये वैल्यूज याद रखो, मैंने इनमें फालतू टाइम वेस्ट कर दिया। नाउ देखिए क्या ऐसे कैसे याद रखना है फ्रीक्वेंसी, 22 से 18, 20 से 16, 16 से 14, 14 से 14, 14 से 11, 11 से 9, 9 से 5। मतलब अगर आपसे कोई कह दे कि 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज किसकी फ्रीक्वेंसी है, तो आप बोलोगे 11, 12, 13, 14, यानी कि इसकी रेंज में लाई कर रही, तो बोले इंफ्रारेड है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इसके बाद गामा रे की अगर मैं बात करूंगा भाई साहब, गामा रे की अगर बात करूंगा वेवलेंथ की, तो 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, 10 टू माइनस 14 मीटर, माइनस 13 मीटर। ठीक है, ये अगर दिए रखा है तो भाई ये गामा रे है। अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं 10 टू माइनस 12, माइनस 11, माइनस 9 दे रखा है, तो ये मेरे पास एक्सरे हो जाएगी। 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर दे रखा है, ठीक है, माइनस 10 टू माइनस 8 दे रखा है ना, तो ये यूवी रे हो जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट यूवी रे भी इसी रेंज में लाई कर सकती है। ठीक है, यूवी रे भी इसी रेंज में लाई कर जाती है। अच्छा, विजिबल रे में 10 टू माइनस 7 लिख करके दिया रहेगा, इंफ्रारेड में दिया रहेगा 10 टू माइनस 6, माइनस 5 दिया रहेगा। यहां पर माइक्रोवेव में यहां माइनस 4 तक दिया रह सकता है। माइक्रोवेव में 10 टू माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1 मीटर। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद जो है अगर 0.1 मीटर से छोटे मतलब मैं ये बोलूंगा ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से बड़ी है, तो वो रेडियो वेव की कैटेगरी में आएगी। ये वैल्यूज आपको किसी भी कंडीशन में याद होनी ही चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे अगर आपको ये याद नहीं है तो। ठीक है, ये क्या है, ये हमने बता दी कि भाई ये होती है हमारे पास,
ये फ्रीक्वेंसी की रेंज लिखी है हमने, ठीक है, ये हमने वेवलेंथ की वैल्यू लिखी है, वेवलेंथ की रेंज लिखी है, इनको आपको याद रखना ही रखना है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं भाई साहब यहां पर और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो गामा की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है किसकी, गामा की। नीचे आ रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी घट रही है, और रेडियो तक आते आते फ्रीक्वेंसी हो गई लीस्ट। फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई, लीस्ट हो गई, सबसे छोटी हो गई, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहां पर, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा गामा की, तो गामा की वेवलेंथ कैसी है, बोला वेवलेंथ जो है ये है लीस्ट, सबसे छोटी है। और सबसे अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो यहां पर मैं देखता हूं कि वेवलेंथ जो है किसकी है, कैसी हो गई, बोला वेवलेंथ हो गई हाईएस्ट। तो आपको यहां पर याद रखना है, आपको यहां पर याद रखना है, आपको यहां पर याद रखना है कि रेडियो वेव की वेवलेंथ हाईएस्ट है यानी लॉन्गेस्ट है, और गामा रे की सबसे छोटी वेवलेंथ है, ठीक है। तो यहां पर सबसे छोटी वैल्यूज, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि भाई ये कैसा है, थोड़ा सा रफ डेटा है, तो इसको लेकिन 100% सही है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपको यहां पर पूरे नंबर मिलेंगे, आपको यहां तक पहुंचा दिया। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं यूजेज की। तो यहां पर एक और चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा नीचे इन सबके यूजेज की मैं बात कर लेता हूं, तो है ना, तो ये वैल्यूज जो है यहां पर आपको और क्या याद करना है कि भाई किसका प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, कौन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, और डिटेक्शन याद रखो। जैसे रेडियो वेव के लिए एंटीना लगा दिया जाता है, एंटीना का फिजिक्स की भाषा में नाम होता है रिसीवर एरियल्स, है ना। एयर में से जो सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है उसको हम रिसीवर एरियल बोलते हैं। पूछा जाएगा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव का सबसे पहले तो रेडियो वेव कहां से प्रोड्यूस हो रही है, तो बोला रैपिड एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एयर, ठीक है। इसी को हम एलसी ऑसिलेशन सर्किट से भी कह सकते हैं, है ना, ऑसिलेशन सर्किट से जो है प्रोड्यूस होगी, ठीक है। माइक्रोवेव कौन प्रोड्यूस कर रहा है, क्लेस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन वॉल्व, ठीक है। इंफ्रारेड वेव कोई भी हॉट बॉडीज, हॉट मॉलिक्यूल या फिर एटम के वाइब्रेशन से। लाइट आप देखते हैं बल्ब वगैरह जो होते हैं वो लाइट बना देते हैं। यूवी रे की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से तो हो ही रहा है, यूवी रे बल्ब वगैरह ये भी आते हैं। एक्सरे की बात करेंगे तो एक्सरे ट्यूब होती है, कुलिगन ट्यूब होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब भी मेटल पे हिट करता है जाकर के, एक हैवी मेटल पे कभी भी इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो फिर जाकर के वहां पर जो है एक्सरे निकलेगी। गामा रे रेडियो एक्टिव डिके, न्यूक्लियर डिके से निकलती है, ठीक है। अब ये ना इनके जो है ये डिटेक्शन होते हैं, यानी किसको किससे डिटेक्ट किया जा सकता है, तो गामा रे को, एक्स रे को, यूवी रे को हम डिटेक्ट कर लेते हैं किससे, फोटोग्राफिक फिल्म से। इसके बाद जो है आंखों, जो विजिबल रे है वो हमारी आंखों की फोटो सेल्स यानी कि आंखें डिटेक्ट कर लेती हैं। इंफ्रारेड, बैलोमीटर, थर्मोपाइल ये इनको डिटेक्ट कर लेता है, और माइक्रोवेव को पॉइंट कांटेक्ट डायोड डिटेक्ट कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए, जिसके अंदर मैंने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपको याद करा दी है, ठीक है। ध्यान रखिए बढ़िया तरीके से। अब देखो मैं आपको यहां पर यूजेज, इन सब के यूजेस आपको याद होना चाहिए कि किसका यूज क्या क्या है। तो यहां पर जो है कुछ बेसिक से यूजेस है जिसको मैं आपको अभी 1 मिनट के अंदर बता देता हूं। गामा रे की मैं बात कर लेता हूं, ये कहां गया, गामा रे की मैं बात कर लेता हूं, आप बस मुझे देखेंगे मुझे सुनेंगे। गामा रे बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है। गामा रे की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, इसलिए इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है, आर पार जाने की क्षमता, वो बहुत ज्यादा होती है। गामा रे की एनर्जी हाईएस्ट है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं और यहां पर एक्सरे पे ले जाता हूं, ठीक है। ये सारे पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। एक्सरे का यूज हड्डी वड्डी टूट जाती है उसको डिटेक्ट करने के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ मेटल डिटेक्टर में एक्सरे का यूज होता है, ठीक है। जैसे गामा रे का यूज, जैसे हमारे हाथ की हड्डी टूट जाए, क्रैक आ जाए, तो हम एक्सरे का यूज करते हैं। गामा रे का यूज हम इंजन के अंदर, एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर कहीं क्रैक आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। सबसे ज्यादा जो यूजेस पूछे जाते हैं वो यूवी रे के यूजेस यानी अल्ट्रावायलेट रे के यूजेस पूछे जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रे क्योंकि देखो तीनों रे, एक्सरे, गामा रे और यूवी रे, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। एक्सरे, गामा रे एंड यूवी रे, ये तीनों गैस की एनर्जी हाईएस्ट है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। इन तीनों की एनर्जी ज्यादा है इसलिए ये गैस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि तो इसका मतलब एक्सरे, गामा रे, यूवी रे कैन आयनाइज गैस, ये तीनों गैस को आयनाइज कर सकती हैं, यानी कि गैस के एटम को बाहर, एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती हैं। अच्छा, यूवी रे जो होती है, मतलब अच्छा एक और चीज, जैसे यूवी रे एनर्जेटिक है तो कभी भी यूवी रे किसी भी मेटल पे हिट करती है ना तो वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूवी रे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सकता है। अब एक्सरे में तो और ज्यादा एनर्जी है तो वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकती है। गामा रे में और ज्यादा एनर्जी है तो वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकती है, ध्यान रखिए, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद एक यूवी रे के यूजेस बहुत ज्यादा हैं कि भाई एनर्जी ज्यादा है तो जर्म्स को किल कर सकती है ना। जर्म्स किल हो जाएंगे तो फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। जर्म्स किल हो जाएंगे तो भाई डेंटिस्ट जो होता है उसके टूल्स को सैनिटाइज किया जा सकता है, यानी कि जर्म्स को किल किया जा सकता है। आंखों की लेजिक सर्जरी में यानी कि कॉर्निया, जो हमारी आंखों का कॉर्निया होता है उसका शेप चेंज कर दिया जाता है लेजिक सर्जरी में, ठीक है। तो लेजिक सर्जरी में भी यूवी रे का यूज होता है। इसके अलावा वेल्डर्स जो होते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग के समय पे यूवी रे निकलती है जो कि हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। तो यूवी रे से बचने के लिए ग्लास का चश्मा यानी कांच का चश्मा लगा दिया जाता है या ग्लास का मास्क लगाते हैं, सो दैट वो ग्लास जो होता है वो यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ग्लास यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि क्वार्ट्ज जो मटेरियल है वो यूवी रे को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी यूवी रे के बल्ब के तौर पे हम क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। विजिबल रे को हम सारे लोग समझते हैं। इंफ्रारेड रे का यूज जो होता है वो थर्मल इमेजिंग, क्योंकि इंफ्रा मतलब हीट, इंफ्रारेड रे को हम हीट वेव भी कहते हैं, थर्मल वेव कहते हैं। इंफ्रारेड वेव का यूज होता है जैसे कि रिमोट में, अब रिमोट में आगे जो एलईडी लगी है इसमें से इंफ्रारेड रे निकल रही होगी, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इंफ्रारेड रे का जो हम यूज है वो सिग्नल सेंड करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये जल्दी से जो है बिखरती नहीं है इसकी लॉन्गर वेवलेंथ के कारण से, ठीक है। थर्मल इमेजिंग में भी इंफ्रारेड रे का यूज होता है, क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी से निकलने वाली हीट को जो थर्मल सेंसर्स हैं वो कैच कर लेते हैं। अच्छा, आगे हम बात करेंगे माइक्रोवेव की। तो माइक्रोवेव का हम यूज कहां करते हैं? देखिए, माइक्रोवेव की मैं बात करता हूं तो माइक्रोवेव का हम इस्तेमाल वहां करते हैं भाई जहां पे ना हमें बिना मुड़े वेव को जो है पहुंचाना है। जैसे कि रडार सिस्टम है, रडार सिस्टम में क्या होता है, जैसे कोई एयरक्राफ्ट है भाई, दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, अब इस एयरक्राफ्ट से सिग्नल जो है जाने हैं यहां से और वापस लौट के आने हैं। अब मान के चलो ये सिग्नल बीच में किसी से टकरा के जो मुड़ गए और कहीं और चले गए तो फिर खेल खराब हो जाएगा ना। तो जहां जहां से सिग्नल सीधे जाके सीधे लौट के आने हैं वहां पे हम जो है रेडियो माइक्रोवेव का यूज करते हैं, ठीक है। तो रडार सिस्टम में कौन सी वेव का इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि रडार में आरएडी आ जाता है तो बच्चे रेडियो वेव लगा करके आ जाते हैं, जो कि गड़बड़ है। माइक्रोवेव का हम इस्तेमाल जो है हीटिंग, फूड को हीट करने के लिए भी करते हैं। और माइक्रोवेव क्या करती है कि वाटर मॉलिक्यूल, जो फूड के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसको टारगेट करती है, उसको ऑसिलेट कराते हैं, जिससे वहां पे वाइब्रेशन से हीट जनरेट होती है और फूड जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से, बिना डिफ्रैक्ट हुए, बिना मुड़े जो वेव है वो कौन सी वेव चली जाती है, जो है माइक्रोवेव चली जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे रेडियो वेव की। रेडियो वेव का हम जो यूज है ये फोन में, एफएम में, रेडियो में, टीवी में, मोबाइल में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेव की प्रॉपर्टी है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग या ऑब्स्ट्रक्शन से टकरा करके मुड़ जाती है, यानी कि डिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाता है कि रेडियो वेव का डिफ्रैक्शन तो आसानी से जो नोटिस हो जाता है, लाइट का क्यों नहीं होता। तो याद रखिए, डिफ्रैक्शन के लिए, लाइट के मुड़ने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि जिस चीज से लाइट टकरा रही है उसका साइज, यानी कि ऑब्स्टेकल का साइज और वेव का साइज अगर बराबर होता है, कंपैरेबल होता है, तो वहां पे डिफ्रैक्शन होता है, अदरवाइज जो डिफ्रैक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे वो चलो मैं आपको यहां पर जो है बता देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इन पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो जरा यहां से ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि भाई नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ लाइज 10⁻² मीटर। तो ध्यान से देखिए, 10⁻1 मीटर, -2 मीटर, -3 मीटर, ये मैंने आपको माइक्रोवेव में लिखाया था, तो इसका जो नाम हो गया दैट इज माइक्रोवेव। और इसकी एक एप्लीकेशन लिख दो, तो फूड को हीट करने में हम इसका जो यूज है वो करते हैं, रडार सिस्टम में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है रडार में किसका यूज होता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, तो भाई माइक्रोवेव का। और ट्रीटमेंट, यानी कि यहां पर पहले वाले का आंसर हो गया माइक्रोवेव, और कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है गामा रे का। तो ये आपको इस तरीके से वेव की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। 10⁻19 हर्ट्ज किसकी फ्रीक्वेंसी है, तो हमने पढ़ा है कि 22 से 18 है ना, 22 से लेके 18, 19, 20, 21 ये सब गामा रे की रेंज में आते हैं, तो गामा रे हो जाएगा। आपसे कह रहा है 3 × 10⁻13 हर्ट्ज, तो 3 × 10⁻13 हर्ट्ज किसकी रेंज में आता है, तो हमने पढ़ा है कि 14 से 14, ठीक है, 14 से 11, 14 से 11 ये इंफ्रारेड है, तो 11, 12, 13, 14 ये सब किस में आएगा, 12, 13 ये किस में आ जाएगा, इंफ्रारेड में। तो यहां पर इस तरीके से आपसे इंफ्रारेड पूछ ली गई कि कौन सी रे है, और इसका एक यूज लिखने को आपको दे दिया जाएगा, तो वो भी आपको लिखना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि -11, -14 लिखा गया है, तो -11, -12, -13 ये लाई करता है एक्सरे के लिए, और -14 लाई कर जाता है गामा रे के लिए। तो यहां पर तो आपसे कह रहा है कि -11 से -14, लेट्स से -13 ये किसके लिए हो गया, तो ये एक्सरे हो जाएगी,
ये क्या हो जाएगी -11 से -13, यानी -12 या -13 एक्सरे के लिए होगी। -4 और -6 के बीच में ये जो रहेगी ये किसके लिए रहेगी, -7 रहती है हमारी, तो ये इंफ्रारेड रहेगी। ठीक है, ये लेट से -5 है तो ये क्या रहेगी, इंफ्रारेड रहेगी। -3, -2, -1 ये माइक्रोवेव होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। आप इसमें सिर्फ इंफ्रारेड लगा के चले आना, सिर्फ एक्सरे लगा के चले आना आपका, और इनका एक एक यूज लिखने को कह रहा है। तो बताओ जरा, अगर आपको वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी याद नहीं होगी तो कर पाओगे क्या? नहीं सर, हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपको सभी की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, और जो पीडीएफ में अटैच कर रहा हूं इसमें काफी सारे छोटे छोटे इसी तरीके के क्वेश्चन है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कह रहा है कि y1 है, y1 एक ऐसी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर छोटी होगी, तो वो जो है माइक्रोवेव की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, दूसरी वेव है another wave y2 which has frequent handle bar 15 हर्ट्ज, तो y2 की frequent handle bar 15 हर्ट्ज है। 14 हर्ट्ज अगर होती तो विजिबल रे होती, और 15 हर्ट्ज है तो ये आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी अल्ट्रावायलेट रे में, तो इसका आंसर हो जाएगा यूवी रे। ठीक है, अब बताओ जरा, अगर आपको ये याद नहीं है तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, अब कह रहा है -12 से -8 इसके बीच में कौन कौन सी वेवलेंथ है, इनको आइडेंटिफाई कर लो। तो -12 मीटर किस में आता है, एक्सरे में आता है। ठीक है, तो ये पहले वाले का एक्सरे हो जाएगा, दूसरे वाले का माइक्रोवेव हो जाएगा। -12 से -8 यानी कि -10, -11 ये एक्सरे, ये माइक्रोवेव हो गया इनका यूजेस। तो इस तरीके से क्वेश्चन लिखे जाते हैं, आप इनको बढ़िया समझ लेंगे। और कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई भी जो है 3-4 वेव आपको बना के दे देगा और आपसे यहां पर कह देगा कि सर आप इसमें पहचानिए कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो आपको यहां पर क्या दे रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। जरा राइट डाउन द, क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग रेडिएशन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंड यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इनमें देखिए सबसे एक्सरे, माइक्रोवेव, यूवी रे, रेडियो वेव में सबसे छोटी कौन सी है, इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की है, फिर उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की है, फिर उससे बड़ी यूवी रे की है, फिर उससे बड़ी एक्सरे की है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया फ्रीक्वेंसी के, छोटी बड़ी 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 और बड़ी। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो आपको ये कई सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये इसी तरीके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आप एक बार इनको बढ़िया से पढ़ लेना, आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, और एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तो रह ही गया, एक बेहतरीन क्वेश्चन तो रह ही गया कि भाई ये बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कौन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं? तो इसका आंसर है ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज या फिर एक्सेलरेटिंग चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, एक्सेलरेटिंग चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और हां, जितनी चार्ज की फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ऑसिलेटिंग जो है वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा बताओ जरा, यहां पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि मैं माइक्रोवेव से एक्सरे की साइड अगर आगे बढ़ता हूं तो बताइए कौन सी क्वांटिटी कितनी कैसे चेंज होती है। तो अगर स्पीड की बात करूं तो स्पीड तो माइक्रो से एक्सरे की ओर जाऊंगा तो स्पीड तो सेम रहती है, बट माइक्रो नीचे है, एक्सरे ऊपर, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ घटती है। तो ये 20 का आंसर हो जाएगा। स्पीड रिमेन सेम, ऊपर की साइड जा रहा हूं तो वेवलेंथ डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहां पर क्या लिखा है, एक्सरे जो है ज्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए अल्ट्रावायलेट रे की कंपैरिजन में, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी हायर है अल्ट्रावायलेट रे से। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इस टाइप के जो छोटे छोटे से क्वेश्चन है वो आपको यहां पर मिलते चले जाएंगे, आप एक बार इसको पढ़ लेना। अच्छा, यहां पर ये दिया गया है कि इसका यूनिट बताओ, तो 1/√μ0ε0 होता, तो ये होती स्पीड, है ना, बट ये हो गया रूट हट गया तो c² बन गया, यानी स्पीड का स्क्वायर, और स्पीड की LT-1 तो स्क्वायर का L² T-2। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी जो डेंसिटी रहती है दोनों वेव की जो है इक्वल रहती है। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डेंसिटी इक्वल रहती है। आगे जो है मैं आपको इसका फॉर्मूला करवा देता हूं, इसको जो है टिक कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर जो नेक्स्ट है वो मुझे मिलता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट पर भी कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं, आप इसको याद रखेंगे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट जो है किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, तो याद रखिए डिस्प्लेसमेंट करंट जो प्रोड्यूस होता है ये होता है वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्वेश्चन कि हाउ डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस्ड, इसमें कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं, हाउ डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस्ड, तो इसका आंसर है बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए डिस्प्लेसमेंट करंट किसी सर्किट में किसके बराबर होगा, तो किसी भी सर्किट में
डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो हमेशा कंडक्शन करंट के बराबर होगा। ठीक है, कंडक्शन करंट वो होता है जो वायर में फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा याद रखिए किसी भी सर्किट में जो टोटल करंट है वो कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट का जो है ये सम होता है। इसके बाद आपको यहां पर याद रखना है कि भाई साहब क्या किसी भी सर्किट में या इस तरह की सर्किट जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट करंट दिखाते हैं, क्या यहाँ पे किरचॉफ का लॉ एप्लीकेबल है? तो यहाँ बिल्कुल किरचॉफ का लॉ जो है यहाँ पर वैलिड है। सर कैसे, ये वाली बात जरा मुझे समझाइएगा। तो एक्चुअल में बच्चों क्या होता है कि जितना करंट घुसता है इस सर्किट इस प्लेट में उतना ही करंट बाहर निकलता है, बट इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, बोला ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ठीक है, तो आपसे इसमें एक जो है 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रूव करिए, प्रूव डिस्प्लेसमेंट करंट in a circuit is equal to conduction current के बराबर होता है, is equal to conduction current। ठीक है, नाउ ध्यान से देखिए जरा, अब एक्चुअल में कहानी कैसे चलती है वो आप लोग सीख लो, फिर इसमें आपको 1-2 छोटे-छोटे डेरिवेशन है वो जरूर से करने हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, लेट्स से I इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद चेंज इन टाइम। अब E इज इक्वल टू यहां पर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू ए। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट हमने कैपेसिटर के लिए बताया है, और कैपेसिटर में अगर मैं बात करूं तो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम सब बच्चे समझते हैं, और सिग्मा को हम Q बाय ए लिख देते हैं, तो ये हो जाता है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी टी, और ए आ जाएगा बाहर क्योंकि प्लेट का एरिया तो नहीं बदल रहा है। तो I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर क्या होगा I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, और यहां से एप्सिलॉन नॉट ए बाहर आ गया। ठीक है, तो ये बन गया d बाय डी टी, और ये बन गया Q। तो अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि इससे ये कट गया, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी हो जाता है यहां पर करंट। तो ये चल रहा था डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये नॉर्मल करंट हम हमेशा पढ़ते आए हैं, तो ये कंडक्शन करंट के बराबर हो गया, और यही चीज हमने प्रूव कर दी। अब देखिए इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान के चलो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका फॉर्मूला होता है U बाय सी। क्या फॉर्मूला होता है? U बाय सी। अब मोमेंटम जो है 2 चीजों के लिए होता है, एक होता है एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए कि लाइट जाए लेकिन लौट के ना आए, तो U बाय सी लगा देंगे, जबकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए या रिफ्लेक्टिंग वेव के लिए जो मोमेंटम फॉर्मूला होता है दैट इज 2U बाय सी। अब U क्या है? U होता है आपका जो है एनर्जी ऑफ वेव। U क्या होता है? एनर्जी ऑफ वेव। ठीक है, प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रेशर भी एक्सर्ट करती है, तो उसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ अपॉन सी। ठीक है, नाउ इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। और इंटेंसिटी का एक ये भी फॉर्मूला होता है जो यहां पर लिखा गया है, इसको आप जो है भूलेंगे नहीं। नाउ अब मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि भाई इंटेंसिटी क्या होता है वो समझ लो। एक्चुअल में जैसे मान के चलो कि एक बल्ब है, एक बल्ब जो है पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम पर किस तरीके से जो है अपनी एनर्जी दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। तो फॉर्मूला याद रखो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर अपॉन टाइम। क्या होता है? पावर अपॉन टाइम। इसी को ब्रेक डाउन करके हम ऐसे लिखते हैं, पावर मतलब वर्क अपॉन टाइम, वर्क की जगह एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, इनटू में एरिया। ठीक है, तो इसको हम डेल्टा टी भी लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है। ठीक है, प्रेशर, अब आपसे कई बार पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है मोमेंटम एक्सर्ट करती है कि नहीं करती, तो याद रखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों एक्सर्ट करती है। हमने देखा है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में कि भाई लेट्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, तो इस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में आ गया। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों था, वही एनर्जी और मोमेंटम जो है इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पीडीएफ में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भाई बताइए जरा, जस्टिफाई करो इस बात को कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास, तो आप कैसे बताओगे? तो आप कहना कि एक चार्ज
जो रेस्ट में रखा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आने से ये क्या होता है, चार्ज ऑसिलेट करने लग जाता है। ये इस बात का प्रूव है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों होते हैं। अब इस पर बेस्ड जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो आप इन क्वेश्चंस को बना पाओगे। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहा है, इसको समझिए। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे रेडिएशन की इंटेंसिटी अगर लिखी भी ना हो तो यूनिट समझ जाना, यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो जरा वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करो कि भाई प्रेशर पूछा है तो एक्चुअल में इंटेंसिटी तो मुझे दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो इंटेंसिटी कितनी है, बोला 0.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो पहले मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करता, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3×8। ठीक है, तो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3 से कैंसिल करूं कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁸। ठीक है, डेसिमल हटाऊंगा तो 1 0 और ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो 10⁻⁹ ऊपर जाके हो गया 5/3 होता है 1.66। तो 1.66 10⁻⁹ तो 1.66 10⁻⁹ ये हो रहा है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा सही बैठ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स अपॉन एरिया से वो ही आ जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जैसे आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मिल रहा है, इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसका आंसर देंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, देखिए कह रहा है कि लाइट विद एनर्जी फ्लक्स वॉट पर 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई एक्चुअल में वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटेंसिटी होती है, तो 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं 10⁻⁴ का जो है इंटू हो जाएगा 10⁻⁴ का। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, वॉट पर सेंटीमीटर है ना, तो वॉट अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा कि I = 20 कन्वर्ट ऊपर लेके गया तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। अब आगे क्या लिखा गया है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ये जा रही है, यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला कहीं पे लगेगा तो U/c लगेगा। ठीक है, इफ सरफेस एज एन एरिया, कह रहा है कि भाई सरफेस का एरिया अगर दिया गया है कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 30 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर अगर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड ड्यूरिंग 30 सेकेंड 30 मिनट, तो 30 मिनट यानी कि जो टाइम दिया गया है ये दिया गया है 30 मिनट यानी कि 1800 सेकेंड। तो कह रहा है टोटल मोमेंटम, तो भाई मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है U/c, मोमेंटम ही तो निकालना है। ठीक है, तो मोमेंटम फॉर्मूला U/c, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है 2U/c। अब मुझे U नहीं पता, U मतलब एनर्जी नहीं पता, तो एनर्जी को मैं यहां से निकाल सकता हूं। मुझे इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो पता है, ये होता है U/a × ΔT, एनर्जी अपॉन टाइम यानी पावर अपॉन एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया I × A × ΔT। तो आप यहां पर देखिए जरा, तो U = I की वैल्यू 20 10⁻⁴, एरिया की वैल्यू 10⁻⁻⁴ जो है 4, और ΔT आ जाएगा मेरे पास 1800 सेकेंड। तो अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो यहां से ये कट जाएगा, और 2 3 जा 6, 18 6 जा 108। तो U = 108 के आगे 2 और 2 4 10⁻⁴, ये 4 0 हो गई, ये मतलब U = 1.08 10⁻⁶। ठीक है, और एनर्जी है तो जूल में आ जाएगा ये। ठीक, नाउ अब देखिए मोमेंट फॉर्मूला देखना 1.08 10⁻⁶, और स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा 3 10⁻⁸। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मोमेंटम का सही आंसर क्या होने वाला है, या आप मुझे बताएंगे। मैं कमेंट सेक्शन में आपका गाइस वेट कर रहा हूं, कौन सा सही आंसर होने वाला है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, मैं आपका गाइस वेट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब ऐसे मान लीजिए यहां पर इसी तरीके के जो भी छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे आप जो इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अच्छा पॉइंटिंग वेक्टर कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप इसका फॉर्मूला याद रख लेना, जो हमने इंटेंसिटी पढ़ा है ना, इंटेंसिटी का ही वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर्मूला हो जाता है पॉइंटिंग वेक्टर E×B/μ0। ठीक है, अच्छा और क्या पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कई सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो कि भाई ये बता दो कि एटमॉस्फेयर को गर्म रखने का काम किसका होता है तो क्या बोलोगे, बोला एटमॉस्फेयर को गर्म रखने का काम होता है इंफ्रारेड रे का। कौन सी जो है लेयर है वो यूवी रे को आने से रोक रही है, बोला ओजोन लेयर। ये तो 8th 9th क्लास के क्वेश्चन होते हैं, ये हम सभी बच्चे जानते हैं। अब इसमें आखिरी चीज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ये तो छोटे छोटे से डेरिवेशन होते हैं जिनको आपको समझ के चलना है। ठीक है,
ये छोटे छोटे से डेरिवेशंस को अगर आप समझ के चलोगे तो आपका काम जो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सभी प्यारे बच्चे, यहां पर आपको डेरिवेशन मिल जाता है कि भाई आपको टोटल एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन करना है। किसका? टोटल एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, लेकिन आप जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़ते थे, ऑल्टरनेटिंग करंट, अब ऑल्टरनेटिंग करंट भी तो ऐसे ही होता था। अब ऑल्टरनेटिंग करंट जब ऐसा होता तो इसमें जो है कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती थी, तो हम इसमें पढ़ते थे करंट की आरएमएस वैल्यू, और करंट की आरएमएस वैल्यू को हम आई नॉट बाय रूट 2 लिखते थे, है ना। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये भी हर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चेंज हो रही है, तो हम इसको लिखते हैं ई आरएमएस। और आगे हम इसको देखो कैसे बढ़ाते हैं, तो आपको ये याद कर लेना है। पहला स्टेप, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इतनी होती है। अब ई आरएमएस को हम क्या लिख सकते हैं, बोला ई नॉट बाय रूट 2, तो सर लिख दिया। अब इसका स्क्वायर करा तो ये बन गया, सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होती है ये हाफ बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और बी आर एम एस को हम बी नॉट बाय रूट 2 लिखते हैं, तो ये बन गया। तो एनर्जी आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इतनी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इतनी एनर्जी हो गई। अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी, तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की होती है ना कंबाइंड। ठीक है, और हाँ एक और चीज जान लीजिए आप कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है उतनी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की बराबर एनर्जी होती है, तो हम इन दोनों को आमने सामने लिख सकते हैं। तो हमने जब टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी, ये मैग्नेटिक फील्ड की। अब क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिख दिया। देखो ना, हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट, इसको हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिख दिया। तो हमने ये इसकी एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव कर दिया। भाई ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। हम चाहते तो मैग्नेटिक फील्ड इसको रिप्लेस करके मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी लिख सकते थे, तो हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। अब ऐसे कभी छोटे छोटे क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट करंट भी छोटा क्वेश्चन, फॉर्मूला वैल्यू पुट करने वाला आ जाए तो ट्राई करिए, है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक है, जैसे मेरी बुक है एक्सीलेंस 95+, तो आप उससे ट्राई करिए। ठीक है, और आपका काम जो है हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से ना क्या होता है, इसी तरीके से क्या होता है, अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में देना होगा ना तो ये बन जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे आपसे प्रूव करने को दे दिया जाए कि भाई प्रूव करो कि एनर्जी जो है दोनों वेव में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी है और मैग्नेटिक एनर्जी जो है ये बराबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो कर सकते हैं भाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया जो हमने फाइनल डिराइव किया था। ठीक है, अब आप ई नॉट को क्या लिखते हो, बोला बी नॉट इंटू सी। ठीक है सर, ई नॉट को क्या लिखते हैं, बी नॉट इंटू सी। नाउ अब बी नॉट इंटू सी का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये स्क्वायरिंग है ना ई नॉट का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर किया तो ये बन गया, सी की जगह होता है 1 बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी स्क्वायर करेंगे तो इतना रूट हट जाएगा ये। ठीक है, अब वैल्यूज यहां पे बस उठा के इक्वेशन नंबर जो है सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे, काटा पीटी करेंगे, ये आ गया। तो इसका मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत की थी, मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच गए। इसका मतलब दोनों जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं। बस ये बातें आपको ध्यान देनी है। बाकी इसके बाद मैं पीडीएफ जो है जरूर अपलोड कर देता हूं, तो पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना, सारी कहानी आपको जो है समझ में आ जाएगी कैसे कैसे और थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी ये चैप्टर, ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ ली, यही जो है इस चैप्टर में सारी चीजें काम की थी। अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली तो आपका काम हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आप जितने भी मार्क्स का है, जैसे 2 नंबर तक का आ सकता है, तो आप इसका जवाब जो आराम से दे देंगे। कमेंट सेक्शन में आज गाइस आपका वेट कर रहा हूं, तो मुझे जरूर से बताइएगा आज की वीडियो कैसी रही। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में क्या कहना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो गाइस अब मैं ध्यान रखने वाला हूं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।